हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत से मोहब्बत भाग 21। इससे पहले इस कहानी के 20 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था, अगस्त ने भी अपनी शर्ट को उतार दिया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि हाँ, पता था मुझे, लेकिन अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात का। तुम्हें ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था। मेरी बात मान जाती तो शायद अब तक तुम अपनी बहन के साथ वहाँ पर होती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो बस अपने मन की ही करनी थी ना, और फिर मुझे खुद से दूर करना है ना, तो फिर अब भुगतो अब तो पूरी रात तुम्हें मेरे साथ ही इस बिस्तर पर सोना होगा। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। ये सुनकर तो स्वीटी भी अब बेड पर एकदम से गिर जाती है और अगस्त को देखे जा रही थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त किस किस्म का इंसान है, वो कितना ज़्यादा घटिया इंसान है। और अगस्त को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि तभी स्वीटी उसे समझती क्यों नहीं है। और फिर उसने भी अब अपनी सभी सोचों को अपने दिमाग से जोर से झटका और फिर स्वीटी के ऊपर आ जाता है और उसके होंठों को देखते हुए धीरे से बोलता है कि बेबी बेबी, अगर तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती ना, तो शायद रह भी लेता तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे महादेव ने बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से बनाया है ना। कैसे रहूँ मैं तुम्हारे बिना। इनफैक्ट मेरा तो मन करता है कि मैं तुमसे ऐसे ही हमेशा लिपट कर रहूं, एक पल के लिए भी तुमसे दूर ना जाऊं मैं। ये सुनकर तो स्वीटी ने भी अब गुस्से से अपनी नज़रें फेर ली और अगस्त ने भी उसके होंठों को अपने होंठों से पकड़ लिया और फिर उसके होंठों को अपने होंठों से खींचने लगता है, जिससे स्वीटी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अगस्त को अपनी प्यास तो बुझानी ही थी। वो स्वीटी के नेक से लेकर ब्रेस्ट तक उसे किस किए जा रहा था और आज एक बार फिर से स्वीटी ने खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे, उसके कोने से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे। वो ये सोचकर और भी ज़्यादा रोए जा रही थी कि अगस्त जैसे इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन स्वीटी इतनी दीवानी हो गई थी कभी उसके लिए कि उसने किया भी था उससे बेइंतहा प्यार। और इधर अगस्त अब स्वीटी के कपड़े भी हल्के हल्के से उतार चुका था और उसके ऊपर एकदम से आकर उसे जानवरों के जैसे लीक कर रहा था। वो बार बार स्वीटी के ब्रेस्ट को जोर जोर से प्रेस कर रहा था और फिर स्वीटी को देखते हुए बहुत ही हबसी आवाज में बोलता है कि बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, तुमसे तो दिल ही नहीं भरता है मेरा यार। इतना बोलकर तो वो अब नीचे की तरफ धीरे धीरे आता है और स्वीटी के सॉफ्टनेस को देखने लगता है। इधर स्वीटी जो अंदर ही अंदर एकदम से मर रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में ही बोलती है कि बस बस 2 दिन और बर्दाश्त कर ले स्वीटी, फिर नहीं, फिर कभी भी नहीं, कोई तुझे कभी भी ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। वो सोच में ही डूबी हुई थी और अपने सेंस में तब वापस आती है जब अगस्त उसकी सॉफ्टनेस को अपनी टांग से लीक कर रहा था। वो अपनी टांग से उसे सक करने लगा था। कुछ ही वक्त के बाद वो फिर से स्वीटी के होंठों पर आ गया और स्वीटी के होंठों पर किस करते हुए उसके अंदर एंटर कर देता है, जिससे कि स्वीटी ने भी बेडशीट को कस के पकड़ लिया था और उसकी आंखों के आंसू एकदम से बाहर छलक गए थे। ऐसे ही जब तक अगस्त का मन नहीं भरता है, वो स्वीटी के अंदर मूव करता रहता है। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और स्वीटी जो बिना कुछ बोले ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब बहुत ही ज़्यादा थकान साफ नज़र आ रही थी। आधी रात तक अगस्त ने स्वीटी को जी भर के नोचा था और फिर स्वीटी के ब्रेस्ट पर ही सर रख कर उसके ऊपर आराम से सो जाता है। लेकिन स्वीटी की आंखों में नींद नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी। इधर स्वीटी भी नहीं सो रही थी तो वहीं खनक का भी यही हाल था। खनक को भी नींद नहीं आ रही थी, उसे भी अचंत के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अचंत उससे नाराज़ हो गया था। सुबह का वक्त त्रिपाठी हाउस में इस वक्त खनक अपने बेड से उठती है और सीधा वॉशरूम में तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है और फिर खनक की तरफ देखते हुए बोलती है कि अचंत बेटे को कॉल करके एक बार पूछ नहीं सकती थी तुम कि उसे इतनी जल्दी क्यों थी, इतनी जल्दी क्यों चला गया? वो कुछ खाया भी नहीं था उसने, बस सहेलियों के साथ ही मिलकर हंसी ठिठोली करनी रहती है। तुझे कभी भी अपने काम को टाइम पर नहीं कर सकती क्या? अचंत का नाम सुनकर तो अब खनक को भी एकदम से याद आ गया कि उसने भी कल कितनी बार अचंत को कॉल किया था, लेकिन उसने एक बार भी खनक का कॉल रिसीव नहीं किया था। लेकिन वो भी फिर कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप से बिना नाश्ते किए ही टेबल से उठ जाती है और रोहन की तरफ देखते हुए बोलती है कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, देर हो जाएगी, इसीलिए ब्रेकफास्ट बाद में कर लूँगी। रोहन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उसे पता था कि अभी कॉलेज का समय नहीं हुआ है, इसीलिए वो भी जल्दी से बिना खाए ही निकल गया। और ये देख कर तो राहुल भी अब नहीं खाता है, वो भी
बिना खाए ही बाहर की तरफ जाने लगता है। वो ऑफिस के लिए निकल गया था और ये देखकर तो विद्या जी भी वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं कि यार बचपन की आदत नहीं गई है इन लोगों की अभी भी। कोई अगर एक ने भी नहीं खाना खाया है तो फिर कोई भी नहीं खाएगा। ये सुनकर तो शोभा जी भी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे की परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। और इधर रोहन भी कॉल के बारे में सोचते हुए सीधा ऑफिस की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नज़र अंतरा पर पड़ती है, जो कि यह एकदम से भागी जा रही थी। वो अचानक से उसके सामने आया और फिर अंतरा भी एकदम से खुश हो जाती है। रोहन अपनी बाइक से उतर गया तो अंतरा भी जल्दी से उसके गले लग जाती है। ऐसे अंतरा के करीब आने से रोहन को भी कुछ वक्त के लिए एकदम से शॉक लग गया था। उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और तभी सामने से 3 लड़के आते हैं और अंतरा को रोहन के पास देखकर एक लड़का अकड़ के साथ बोलता है कि ए लड़की को हमें दे दे लड़के और निकल यहाँ से। ये सुनकर तो रोहन ने भी एक नज़र अंतरा की तरफ देखा और बोला कि लड़की चाहिए तो फिर ले लो। ये सुनकर तो अंतरा भी अब अपनी आंखें बड़ी कर कर रोहन को देखे जा रही थी। उसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा था। और इधर कनक भी कॉलेज के लिए जा तो रही थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, इसीलिए वो अचंत के ऑफिस की तरफ चली जाती है। इधर अचंत जो एकदम से गुस्सा कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी कनक उसके कैबिन में आ जाती है। लकी वहीं पर खड़ा हुआ था और अचंत की नज़र जैसे ही कनक पर गई तो उसने भी अपनी पैनी नज़रों को देखते हुए लकी से बोला कि लकी बोलो मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और ये सुनकर तो लकी ने भी एक नज़र कनक को देखा तो कनक ने भी लकी को इशारों से ही जाने के लिए कह दिया, तो लकी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लकी को जाता हुआ देखकर अचंत जोर से चिल्लाकर बोलता है कि लकी कहाँ जा रहे हो तुम, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा ना। लेकिन लकी भी चुपचाप से चला गया और ये देखकर तो अचंत भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से कनक उसके सामने आ गई और फिर अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लेती है और उम्मीद भरी नजरों से अचंत को देखने लगती है। लेकिन अचंत भी पीछे से नजरें फेर के देख रहा था और अचानक से कनक ने भी अचंत के गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लिया। ये देखकर तो अचंत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो भी अब कनक का साथ देने लगता है। कुछ ही वक्त के बाद जब कनक ने उसे छोड़ा तो अचंत ने देखा कनक का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो चुका था और नजरें भी नीचे किए हुए वो चुपचाप से खड़ी हुई थी। वो धीरे से बोलती है कि सॉरी, आप गुस्सा छोड़ दीजिए ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। अचंत ने भी अभी भी कुछ नहीं बोला तो कनक ने भी अपनी नजर हल्की सी उठाई और फिर अचंत को देखते हुए बोली कि सॉरी, माफ कर दीजिए ना, जो करना है कर लीजिए आप मेरे साथ, लेकिन प्लीज गुस्सा मत रहिए मुझसे, दर्द होता है मुझे बहुत ज्यादा। ये सुनकर तो अचंत ने भी कनक को कमर से पकड़ लिया और फिर उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर करते हुए बोला कि मतलब अब नहीं रोकोगी मुझे तुम अपने करीब आने से, है ना। ये सुनकर तो कनक ने भी अपनी नजरें हल्की सी नीचे झुका ली तो फिर अचंत भी हल्के हल्के से मुस्कुरा देता है और वो कनक के हल्का हल्का करीब आने लगता है। तभी कनक के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखकर तो कनक अब थोड़ा सा उदास हो गई थी और धीरे से डरते हुए अपनी नज़र को उठाकर अचंत की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो सॉरी, मुझे जाना हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, प्रोफेसर ने अर्जेंट बुलाया है मुझे। कनक की बात सुनकर तो अब अचंत का थोड़ा सा मुंह बन गया था। वो हल्का सा मुंह बनाकर अपने दांतों को पीसते हुए इधर उधर देखते हुए अचानक से कनक को कमर से पकड़ता है और फिर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे कनक की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अचंत फिर से उसे गुस्सा न करे और फिर से उसे गुस्सा हो जाएगा तो वो अब उसे शायद नहीं मना पाएगी। अचंत को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ ही रहा था, लेकिन कनक की आंखें बंद थी, उसकी पलकें और उसकी खूबसूरती, एकदम से कोमल से होंठ और मासूमियत से भरा हुआ चेहरा अचंत देखकर एकदम से मुस्कुरा रहा था। अचंत का गुस्सा भी एकदम से थम गया था और उसने भी अपने होठों को आगे बढ़ाकर अपने होठों से एक तरफ ले जाकर कनक के ऐब्रो के कोने पर हल्का सा किस कर लिया। अचंत के होठों को जब कनक ने महसूस किया तो उसकी आंखें भी एकदम से खुल जाती हैं और वो अचंत की तरफ देखने लगती है। तो अचंत भी अभी उसे देखते हुए प्यार से बोलता है कि ओके जाओ। ये सुनकर तो कनक थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। तो अचंत ने भी एक फाइल उठा ली और फिर उसे देखते हुए बोला कि नहीं हूँ गुस्सा, जाओ तुम, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो, जा सकती हो अब तुम। यह सुनकर तो कनक की आंखों में भी हल्के हल्के से आंसू आ गए थे और वो रोती हुई आवाज में बोलती है कि नहीं, आप गुस्सा है, नहीं जाऊंगी मैं। अभी अचंत की नजर कनक पर जाती है तो उसने भी अब अपनी आंखों को बंद कर लिया और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि क्या करूं यार, तुम ठीक से पास भी नहीं आती हो और फिर मैं गुस्सा भी नहीं कर पाऊं क्या, क्या गुस्सा भी ना करूं तुमसे। ये सुनकर तो कनक धीरे से सिसकती हुई बोलती है कि बस
थोड़ी देर की ही तो बात है, आ जाऊंगी फिर से आपके पास, फिर आप जितना कहेंगे उतना पास आ जाऊंगी मैं आपके। तो अचंत ने भी अब अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर बोलता है कि ठीक है जाओ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है, कोई भी कदर नहीं करती हो तुम मेरी फीलिंग्स की। अब खनक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो उसने भी अब पीछे से अचंत को अपने गले लगा लिया और फिर उसे कस के पकड़कर उसकी पीठ पर अपना सिर रख कर बोलती है कि ओके, नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए ना आप। ये सुनकर तो अचंत भी अब खनक की तरफ आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि सॉरी, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था मैं, और ये भी नहीं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई मिस करो, तो फिर जाओ, लेकिन हाँ आऊँगा तुम्हें लेने के लिए बहुत ही जल्द, तब तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा, ओके। ये सुनकर तो खनक भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए हल्का हल्का सा मुस्कुरा देती है और अचंत के गाल पर एक छोटी सी किस करके बोलती है कि बाय बाय, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर तो अचंत भी अब उसके होठों को देखते हुए बोला कि ऐसे अलविदा बोलोगी तो फिर मेरी नीयत फिर से खराब हो जाएगी। ये सुनकर तो खनक ने भी अब जल्दी से अचंत को खुद से दूर किया और फिर वहां से भागती हुई निकल जाती है, और वहीं अचंत भी उसे जाता हुआ देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर अपने मन में ही बोलता है कि यार बचपना गया नहीं है अभी इसका। इधर रोहन और अंतरा भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे कि तभी एक लड़का सामने आया और अंतरा का हाथ पकड़ने लगा कि तभी रोहन ने भी गुस्से से एक घूंसा उसके मुंह पर जोर से मारा। ये देखकर तो सब उसे देखने लगते हैं, तो रोहन ने भी अब अंतरा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें इन सबको ले जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम सब ऐसे ही अंतरा को यहाँ से लेकर चले जाओगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। अंतरा ये सुनकर हैरानी से रोहन को देखने लगी और तभी दूसरा आदमी रोहन के सामने आया, लेकिन रोहन ने उसे भी उठाकर वहीं पर जोर से पटक दिया और तभी एक आदमी ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगा। ये देखकर तो रोहन भी जोर से गुस्से से चिल्लाया कि और उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी बाइक पर जोर से टकरा दिया और फिर रोहन सबको जोर जोर से मारे जा रहा था। ये देखकर तो एक आदमी ने भी किसी को कॉल किया और बोला कि सब लोग अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, ये ज़्यादा ही सुपरमैन बन रहा है ना, तो फिर इसकी हड्डी पसली आज ही तोड़ देते हैं, इसे लेकर हम आज के आज ही जाएंगे, इस लड़की को तो कोई भी नहीं बचा सकता। इधर रोहन सबको मार रहा था कि तभी कुछ आदमी बाइक पर अपने हाथों में चाकू, तलवार, स्टिक, आरा, दाती और भी बहुत कुछ लेकर आने लगते हैं। ये देखकर तो अंतरा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। वो रोहन को पकड़कर बोलती है कि रोहन प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भाग जाओ यहाँ से। रोहन एक को मारते हुए बोलता है कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा मैं। ये सुनकर तो अंतरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलती है कि वो देखो सब कितने ज़्यादा खतरनाक है, मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही मर जाऊंगी। अंतरा की बात सुनकर तो रोहन ने भी अब सामने की तरफ देखा तो वो भी अब थोड़ा सा परेशान हो गया था और अंतरा का हाथ पकड़कर बाइक के पास लेकर आया और बोला कि मुझे कस के पकड़ना, ओके। इतना बोलकर वो भी अब बाइक पर बैठ गया और फिर बाइक को जल्दी से हवा की तरह स्टार्ट कर दिया और जैसे ही अंतरा बैठी तो रोहन ने भी उसका हाथ खींचकर अपनी कमर से एकदम से पेट तक लपेट दिया। वो सब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से रोहन की तरफ देख रहे थे, वो सब रोहन के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन तभी रोहन ने भी बहुत तेज से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और बाइक को रोड पर दौड़ा दिया। लेकिन वो गुंडे भी कम नहीं लग रहे थे, वो भी बस 2 कदम की दूरी पर ही थे रोहन की बाइक से और अंतरा भी बार बार चिल्ला रही थी रोहन रोहन जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसे ही भागते हुए रोहन को शाम हो गई थी, लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, वो आदमी अभी भी रोहन की बाइक के पीछे पीछे आ रहे थे। तभी रोहन की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था और बाइक एकदम से रुक जाती है। ये देखकर तो अंतरा जोर से बोलती है कि रोहन वो लोग आ रहे हैं, चलाओ जल्दी से, रोहन वो लोग बहुत पास में है। तो रोहन का दिमाग भी नहीं काम कर रहा था कि तभी उसने भी देखा कि सामने जंगल था। रोहन ने भी अंतरा का हाथ पकड़ लिया और फिर सीधा जंगल की तरफ भागने लगा। वो दोनों ही जंगल के अंदर भाग जाते हैं। वो आदमी भी जंगल की तरफ आने लगे थे, लेकिन रोहन अंतरा को लेकर अंदर की तरफ भागे जा रहा था। अंतरा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो एकदम से रुक जाती है और बोलती है कि रोहन रोहन अब और नहीं भाग पाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रही है। यह सुनकर तो रोहन ने भी अंतरा की तरफ देखा और बोला कि अंतरा बस बस थोड़ी सी दूर पर और प्लीज़, वरना पकड़े जाएंगे हम दोनों। और तभी सब आदमी भी जंगल के अंदर आ गए थे और रोहन और अंतरा को खोजने लगे थे, मगर वो दोनों अभी इन लोगों को नहीं मिले थे। इधर रोहन और अंतरा भी एक बड़े से वट के पेड़ के पास बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा घना सा था। रोहन ने अंतरा को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और कुछ वक्त के बाद अचानक
अचानक से बारिश होने लगती है। वो आदमी भी भागने लगते हैं और भीगने की वजह से वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन रोहन और अंतरा वहीं पर बैठे रहते हैं। ऐसे ही रात हो गई थी। रोहन ने देखा तो उसका मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और जंगल में रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा तो अंतरा उसके पास में भी नहीं थी। वो जल्दी से उठता है और अंतरा को खोजने लगता है। लग रहा था कि कहीं अंतरा को कुछ हो ना जाए और तभी उसकी नजर एकदम से सामने से जाती है, जहाँ पर अंतरा अपने हाथ फैलाकर अपना चेहरा ऊपर करके बारिश का मजा ले रही थी। वो बारिश में भीग रही थी और उसे ऐसे देखकर तो रोहन के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी एक पेड़ से लगकर अंतरा को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। तभी अंतरा की नज़र रोहन पर पड़ती है। वो बोलती है कि तुम भी आओ ना रोहन, आओ बारिश में भीगो, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये सुनकर तो रोहन भी उसके पास गया और उसकी नज़र तो अभी अंतरा पर ही टिकी हुई थी। अब वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके फेस पर पानी की बूंदें उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। रोहन तो बस उसे देखे जा रहा था और तभी उसकी नज़र अंतरा के होंठों पर जाती है तो रोहन का गला भी अब हल्का हल्का सा सूखने लगा था, क्योंकि अंतरा के भीगे हुए होंठ अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अंतरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि तभी अचानक रोहन ने उसे अपने करीब खींचा, जिससे अंतरा एकदम से कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही रोहन ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लिया और उसे किस करने लगा। रोहन का ऐसे करते ही अंतरा की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो रोहन को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन रोहन अंतरा को छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो उसे डीपली किस कर रहा था और अंतरा के होंठों को एकदम से चूस रहा था। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और अंतरा ने भी रोहन को जोर से ढकेल दिया और रोहन को देखने लगती है। रोहन भी अंतरा को देखे जा रहा था और अब उसे ये महसूस हुआ कि शायद उसने क्या कर दिया है। उसने अनजाने में ही सही अंतरा को किस कर दिया है। वो तो अंतरा की तरफ बढ़ते हुए बोला कि अंतरा देखो देखो मेरी, इतना ही कहा था। रोहन अभी और कुछ कह पाता उससे पहले ही अंतरा पीछे हो गई और रोते हुए बोली कि पास पास मत आना मेरे, बिल्कुल भी पास मत आना। फिर वो थोड़ा सा हकलाती हुई आवाज़ में बोलती, वो मुझे लगा था कि शायद तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं नहीं हो तुम एक अच्छे इंसान, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। तुमने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इतना बोलकर अंतरा भी जोर जोर से रोने लगती है और रोहन तो बस उसे नज़रें झुकाकर देखे जा रहा था। और इधर अचंत खनक को कॉलेज से एक होटल लेकर आ गया था। खनक कार में बैठे हुए बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, तो वहीं अचंत भी खनक के गुलाबी से गालों को देख रहा था और खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वो बार बार अपने लोअर पार्ट को खनक से छुपाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसका लोअर पार्ट एकदम से हार्ड हो गया था। लेकिन इधर खनक तो अब इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अनजान थी, कुछ अलग ही खुमार में बैठी हुई थी। अचंत भी अब खनक को होटल के सामने लेकर आ गया था। खनक ने जब होटल को देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी खुशी से एकदम से उछल गई और अचंत के हाथ पे अपना हाथ रखकर बोलती है कि इतना बड़ा सा होटल, हम यहाँ पर डिनर करेंगे, बोलिए ना अचंत, अचंत हम यहाँ पर डिनर करेंगे ना। तो खनक अभी होटल को देख रही थी कि तभी अचंत उसके कान के पास आया और बोला कि तुम्हें अच्छा लगा। खनक ने भी होटल को देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर अचंत भी बाहर आया और खनक को भी कार से बाहर निकाल लिया। तभी कुछ आदमी अचंत के सामने आ जाते हैं और वो होटल के नौकर थे। वो नौकर हल्का सा झुक के अचंत के सामने खड़े होकर अपनी हल्की आवाज़ में बोलते हैं कि चीफ, आपने जैसा बोला था आज होटल में कोई भी नहीं है, आपके हिसाब से सारा इंतज़ाम करवा दिया गया है, आपको डिनर सर्व करके हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर तो खनक अचंत को शॉक्ड नज़रों से देखने लगती है और उसके हल्का हल्का पसीना आने लगता है। तो अचंत ने भी उसे देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी और ये देखकर तो खनक ने भी अपनी नज़रें हल्की सी नीचे झुका ली और फिर अचंत ने भी उसे कमर से पकड़ लिया और लेकर सीधा होटल के अंदर टेरेस पर आ जाता है। वहाँ पर फूल और लाइटिंग के सभी डेकोरेशन अच्छे से की गई थी और एक साइड में बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और दूर चेयर लगी हुई थी और दूसरी साइड में एक सर्कल किंग साइज बेड पर लिली के फूल बिखरे हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर तो खनक भी अपनी नजरें शर्म के मारे नीचे करके बोलती है कि अचंत, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर तो अचंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और वे खनक को लेकर टेबल की तरफ आ जाता है और तभी एक नौकर
होकर वहाँ पर आता है और अचंत को ऐसे देखकर बोलता है कि तुम जाओ, मैं खुद ही ले लूँगा। और फिर उसने भी अपना सर झुका दिया और वहाँ से चुपचाप से चला गया। फिर कनक भी कुर्सी पर आराम से बैठने लगी कि तभी अचंत ने भी उसे खींचकर अपनी लैंप पर बैठा लिया और बोला कि कहा था ना कि बिल्कुल दूर नहीं रहोगी तुम मुझसे, तो फिर बिल्कुल भी दूर नहीं रहोगी। ऐसे ही हम डिनर करेंगे आज, मेरे साथ तुम ऐसे ही डिनर करोगी। अचंत के हाथ कनक की कमर पर थे और कनक को तो जैसे एकदम से सांप सूंघ गया था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और इधर अचंत भी एक बाइट कनक को खिला रहा था तो एक बाइट खुद खा रहा था। लेकिन अब कनक भी एकदम से सिहर रही थी क्योंकि अचंत के हाथ अब कनक के ब्रेस्ट पर हल्के हल्के से आ गए थे और वो कनक की ड्रेस के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट को हल्का हल्का सा सहला रहा था। कनक अगर कुछ कहती तो इस बार अचंत बहुत ही ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता, तो उसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब डिनर भी हो गया था और अचंत ने भी कनक को अपनी बाहों में उठा लिया था और रेलिंग के पास लेकर आ गया। वहाँ से पीछे का पूल और उसमें चांद का अक्स नज़र आ रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर अब कनक भी हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही थी, तो वहीं अचंत भी कनक को देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। कनक धीरे से बोलती है कि अचंत देखिए ना, चांद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अचंत भी कनक की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ, सच में मेरा चांद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये सुनकर तो अब कनक ने भी अचंत को शर्म की वजह से एक बार भी नहीं देखा। वो अभी भी एकदम फूल की खूबसूरती देखने में लगी हुई थी और तभी उसने महसूस किया कि उसकी ड्रेस नीचे गिरने ही वाली है कि तभी झट से उसने भी अपनी ड्रेस को पकड़ लिया और इधर अचंत कनक की खुली हुई पीठ पर किस कर रहा था और कनक ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अचंत भी अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लेकर जा रहा था और कनक ने भी ब्रेस्ट पर अपने हाथों से उसे छुपा लिया था। वो धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा जिससे कनक को मदहोशी हो रही थी और फिर अचानक से ही अचंत ने कनक को अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी ड्रेस को नीचे करने लगा और कनक ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसलिए अचंत ने भी उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर सीधा बिस्तर पर लेकर आ जाता है। अचंत कनक के कपड़ों को धीरे धीरे उतार रहा था और तभी कनक भी अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोलती है कि बस कल ही की तो बात है अचंत, प्लीज प्लीज बुरा मत मानिए ना, परसों शादी है हमारी, बस कल ही की तो बात है, रुक जाइए ना, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर आपकी जो भी मर्जी आइएगा ना वो कीजिएगा मेरे साथ, मैं नहीं रोकूंगी आपको एक बार भी, महादेव की कसम एक बार भी नहीं मना करूंगी आपको। कनक ये सब कुछ अपनी आंखें बंद करके ही बोल रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि कहीं अचंत दोबारा से उससे गुस्सा ना हो जाए। और तभी अचंत ने उसे कस के उसकी कमर से पकड़ा और फिर उसके करीब जाकर धीरे से बोलता है कि पता है लड़कियों की तरफ ना देखने वाला ये अचंत क्यों तुम्हारे पीछे पागल है, पता है तुम्हें मैं तुम्हारे पीछे क्यों पागल हूँ। अचंत की ये बात सुनकर कनक उसे मासूम सी नजरों से देखे जा रही थी कि तभी अचंत ने भी उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया और अचंत के ऐसा करते ही कनक ने भी अपनी नजरें शर्माहट की वजह से नीचे झुका ली और तभी अचंत बोलता है कि देखा देखा, बस यही बात है तुम्हारी ये अदाएं, ओह ये किसी दिन मेरी जान ना ले ले, एक ना एक दिन मेरी जान जरूर ले लेंगी ये अदाएं तुम्हारी। ये सुनकर तो कनक ने भी अब अचंत को देखा और हल्के से रुआसी आवाज में बोलती है कि क्यों क्यों ये सब कुछ बोलते हैं आप, बस बोलने से पहले एक बार भी सोचा नहीं जाता है क्या आपसे कि आपके ऐसे बोलने से मुझे कितना ज़्यादा दर्द होगा, मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगी, नहीं रह पाऊंगी आपके बिना मैं। फिर अचानक से कनक अचंत के सीने से लग जाती है और रोने लगती है और रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि अगर आपने फिर से कभी भी ऐसी बातें की ना तो फिर बता रही हूँ आपको सच में अपनी जान दे दूंगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, मैं आपसे, समझे आप। ये सुनकर तो अब अचंत ने भी कनक को कस के पकड़ लिया और फिर उसे खुद से दूर करके उसके होठों के करीब जाते हुए बोला कि तू आने दो ना अपने करीब, प्लीज़ आने दो मुझे, सच कह रहा हूँ लिमिट नहीं क्रॉस करूँगा, प्लीज़ सिर्फ थोड़ा सा करीब आना चाहता हूँ मैं तुम्हारे। ये सुनकर तो अब कनक कुछ भी नहीं बोलती है और एकदम से चुप हो जाती है और अचंत ने भी उसका ड्रेस उसके सामने से हटा दिया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और फिर कनक के होठों को अपनी टंग से लीक करने लगता है, उसे एकदम से चूसने लगता है। लेकिन अब कनक की ऊपर बॉडी एकदम से न्यूड थी जिससे अचंत उसकी बॉडी पर प्रॉपर्ली चिपका हुआ था और वो खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से उठ गया और अपनी नजरों को फेर कर बोलता है कि कनक तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि अब मैं रात भर तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर रहकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसीलिए तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं देख सकता हूँ मैं तुम्हें अपने सामने ऐसे हर्ट कर दूंगा तुम्हें। और ये सुनकर तो कनक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, तो वो भी अब उठकर वहाँ से जाने लगी कि तभी
अचंत ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। खनक, जो कि अभी अपनी नम आंखों से अचंत की आंखों में देख रही थी और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी भी एकदम से बेचैन हो गई थी। इधर अगस्त का वेला, अगस्त स्वीटी के साथ इंटीमेट हो रहा था कि तभी स्वीटी बोलती है कि तुम छोड़ोगे मुझे, अब सो जाओ। ये सुनकर तो अगस्त भी स्वीटी के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए बोला कि बेबी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं सो ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि अभी तो तुम्हें और ज़्यादा प्यार करना है मुझे। वैसे भी कल खनक की मेहंदी है, तो फिर इतनी जल्दी नहीं मिलोगी तुम मुझे वहाँ पर, इसीलिए आज मैं ना थोड़ा सा और प्यार करना चाहता है, मैं ना थोड़ा सा रोमांस और करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। स्वीटी उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर बोलती है कि सीरियसली तुम थकते नहीं हो क्या ये सब कुछ करते करते? अगस्त ने भी स्वीटी के ब्रेस्ट पर हल्का सा किस किया और बोला कि कैसे थक सकता हूँ बेबी मैं, वो भी इंसान जिसकी इतनी खूबसूरत बेबी हो, वो इंसान कैसे थक सकता है? उसके साथ तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर तो स्वीटी भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर बोलती है कि आह, क्योंकि अब अगस्त ने उसे कस के प्रेस कर दिया था और तभी अगस्त ने भी उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और उसे किस करने लगा। इधर जंगल में अंतरा एक पेड़ के पास बैठी हुई बहुत ज्यादा रो रही थी और रोहन भी थोड़ा सा दूर एक पेड़ के पास बैठे हुए अंतरा को ही देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं रोहन को भी अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रही थी। सुबह का वक्त, इस वक्त त्रिपाठी हाउस में आज खनक की मेहंदी थी और सब बहुत ही ज्यादा तैयारियों में लगे हुए थे। सब तैयारियां हो रही थी कि तभी रोहन भी आ गया था, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उतरा था, लेकिन तैयारियों में जुट गया था तो किसी ने भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अचंत ने भी खनक को सुबह ही छोड़ दिया था। इधर अगस्त भी स्वीटी को लेकर त्रिपाठी हाउस आ गया था और फिर शाम को वो सीधा वहीं पर आने वाला था। स्वीटी भी कार में एकदम से खिड़की से बाहर देख रही थी और अगस्त जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, और तभी अगस्त ने भी अपनी कार को एक तरफ लगा दिया और आसपास देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर तो स्वीटी बोलती है कि हम घर जा रहे हैं ना, तो फिर कार को यहाँ पर क्यों रोक दिया है तुमने? यहाँ पर हमारा घर नहीं है, आगे लेकर चलो। ये सुनकर तो अब अगस्त भी कार से बाहर आया और फिर स्वीटी को कार से बाहर निकाल कर पिछली सीट पर एकदम स्वीटी के साथ आया और फिर एक बटन को प्रेस कर दिया, जिससे कार के विंडो के ग्लास एकदम से ब्लैक हो गए थे और कार की सीट भी एकदम बेड से चेंज हो गई थी। और फिर स्वीटी भी अगस्त को हैरानी से देख रही थी। अगस्त भी स्वीटी के करीब आते हुए बोला कि आज रात को बहुत देर हो जाएगी जान, बेबी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना तुम प्लीज। अगस्त की बात सुनकर तो स्वीटी भी अब उसे और भी ज्यादा हैरानी से देखने लगी थी, क्योंकि वो जब भी अगस्त की तरफ देखती थी तो अगस्त की एक और नीच हरकत उसके सामने आ जाती थी और वही हरकत आज फिर से अगस्त ने उसके सामने कर दी थी। वो अपने मन में सोच ही रही थी कि वो कैसी पागल थी, कितनी पागल थी स्वीटी अपने जमाने में कि उसने ऐसे अगस्त जैसे लड़के से प्यार कर लिया था। क्या उसे ये सब कुछ दिख भी नहीं रहा था? तभी अगस्त भी स्वीटी के और करीब आया और बोला कि बेबी जल्दी करो ना प्लीज, ऑफिस भी जाना है मुझे और तुम्हें भी तो खनक के पास जाना है ना, तो फिर इतना सोच क्यों रही हो तुम? ये सुनकर तो स्वीटी ने भी अपना पल्लू हटा दिया और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से घुमा लिया। ये देखकर तो अगस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर स्वीटी के कपड़ों को उतारने लगा। अचंत का ऑफिस आ चुका था और अचंत जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी लकी उसके सामने आया और बोला कि एएसएस आपने सब मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी है? अचंत उसे देखते हुए बोलता है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता है कि आज मेहंदी में जाना है? खनक की मेहंदी है। लकी भी अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है कि लेकिन लड़कों को तो अलाउ नहीं होता है ना मेहंदी में जाने, इसीलिए आप नहीं जा सकते हैं एएसएस वहाँ पर। शालिनी माँ ने बोला है अब से आप खनक के घर नहीं जाएंगे, ना ही उससे मिल पाएंगे, अब शादी के वक्त ही आप खनक को देख पाएंगे। ये सुनकर तो अचंत भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और फिर अपने मन में बोलता है कि यार लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालबाज निकली, बाजी मार गई लड़की। कल रात को अपने करीब भी नहीं आने दिया और आज से ये सब कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वो लकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, तुम बस देखते रहो क्या करता हूँ मैं। इतना बोलकर अचंत भी हल्के हल्के मन में मुस्कुरा देता है। इधर लकी भी अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम जाएं। फिर वो भी हल्के हल्के मुस्कुराने लगा और पता नहीं कौन सी दलिया पक रही थी अचंत के दिमाग में, वो मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा भी रहा था। इधर अंतरा का घर, अंतरा अपने रूम में बेड पर आराम से लेटी हुई थी, उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू बहे जा रहे थे। वो रोते हुए अपने मन में बोलती है कि क्यों क्यों भरोसा किया मैंने उसके ऊपर, क्यों किया, जबकि पता है कि सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे हैं, कभी कोई अच्छे लड़के नहीं होते हैं। हे भगवान क्यों किया, मैं किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकती हूँ क्या? तभी अंतरा की माँ वहाँ पर आ गई और अंतरा को देखते हुए बोली कि क्या हुआ है
है बेटा, तू जब से आई है बस एकदम से खोई खोई सी लग रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है, कोई बात है क्या तो बता मुझे। अंतरा भी अपनी माँ के गले लग जाती है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलती है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है माँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, तभी कुछ वक्त रेस्ट करना चाहती हूँ, आराम चाहिए मुझे। ये सुनकर तो अंतरा की माँ भी अब नैना जी भी खुश हो गई और बोली कि अच्छी बात है, मैं भी अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। इतना बोलकर नैना जी भी वहाँ से चली गई तो अंतरा फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और अपने मन में बोलती है कि दूर रहूंगी तुमसे, आज के बाद हमेशा दूर रहूंगी तुमसे, रोहन त्रिपाठी। इतना बोलकर वो भी लेट कर फिर से रोने लगती है। इधर अगस्त की कार में अगस्त भी स्वीटी के ऊपर ही था। वो एक लोअर पार्ट को, स्वीटी के लोअर पार्ट को बार बार टच कर रहा था और तभी स्वीटी बोलती है कि मुझे जाना है, तुम चलोगे या फिर नहीं, 1 घंटा हो गया है लेकिन तुम मेरे ऊपर से उठ ही नहीं रहे, उठो मेरे ऊपर से, जानवर नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, समझे तुम। अगस्त ने भी अब स्वीटी का फेस अपनी तरफ से हल्का सा घुमाया और फिर उसके होठों को अपने होठों से हल्का सा सक कर लिया और फिर स्वीटी को देखते हुए बोला कि अरे बेबी, मुझे तुम्हारी बॉडी को अच्छे से टेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट करना है मुझे अभी। यह सुनकर तो स्वीटी ने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से घुमा लिया और बोली कि जो भी करना है जल्दी करो, जल्दी खाओ मुझे और चलो यहाँ से, समझे तुम, मुझे खनक के पास जाना है, उससे मिलना है। ये सुनकर तो अगस्त भी मुस्कुराकर बोलता है कि ये हुई ना बात बेबी वाली। इतना बोलकर अगस्त स्वीटी के ब्रेस्ट को अपने सीने से मसलते हुए उसके लोअर पार्ट पे आ गया था और फिर स्वीटी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऐसे ही कुछ वक्त तक अगस्त ने स्वीटी को बहुत ज़्यादा परेशान किया और फिर कुछ वक्त के बाद स्वीटी के ऊपर से हट गया और उठकर अपनी शर्ट को पहनने लगा। स्वीटी भी अपनी साड़ी को बहुत मुश्किल से लपेट रही थी, वो अपना ब्लाउज खोज रही थी, तभी उसने देखा कि अगस्त ने जल्दी जल्दी में उसके ब्लाउज को हल्के से कट कर दिया था और फिर वो भी कुछ नहीं बोल पा रही थी और अपने पल्लू को फैला लिया था। ये देखकर तो अगस्त भी अपने मन में बोलता है कि शायद बेबी फिर से मुझे चाहने लगी हो तुम, अच्छी बात है क्योंकि बिना बेबी के प्यार के सब अधूरा रहता है। और स्वीटी भी अब एकदम से गुस्से से वहाँ से निकल ही रही थी आगे की सीट पर जाने के लिए कि तभी अगस्त ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से उसे अपने करीब खींचकर बोलता है कि बेबी याद है ना तुम्हें, तुमने पहली बार कैसे मुझे किस किया था, याद है ना तुम्हें, अच्छे से किया था ना तुमने, लेकिन उसके बाद तुमने कभी भी मुझे खुद के किस नहीं किया है, कभी भी खुद से किस क्यों नहीं किया है तुमने, बताओ ना, एक बार फिर से किस कर लो ना मुझे पहले की तरह। ये सुनकर तो स्वीटी भी गुस्से से बोलती है कि जल्दी चलो, अब बहुत हो गया है तुम्हारा। ये सुनकर तो अब अगस्त ने भी आगे बढ़कर खुद ही स्वीटी के एक होंठ पर हल्के से किस किया और फिर दोनों ही अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इधर खनक का फंक्शन भी घर पर शुरू हो गया था और स्वीटी भी पहुंच जाती है और एक बार पलट कर बोलती है कि मेहंदी में लड़कों का आना अलाउड नहीं होता है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो अबे। यह सुनकर तो अगस्त ने भी अपना हाथ कस के बगल में मार लिया और फिर बोला कि बेबी तुम बहुत तेज हो गई हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो गई हो तुम, तुम्हें पता था ना कि अगर मुझे पहले पता चल गया ये सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर ही नहीं आऊँगा और मैं तुम्हें यहाँ पर आने भी ना देता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो फिर मुझे आने से कौन रोक सकता है। इतना बोलकर अगस्त भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ वहां से एक आंख मारकर उसे चला जाता है और स्वीटी जो काफी ज्यादा गुस्से से उसे घूरने लगती है। शाम का वक्त हो चला था। इस वक्त त्रिपाठी हाउस में स्वीटी भी खनक के बगल में आराम से बैठी हुई थी, लेकिन आज उसके लोअर पार्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। बस वो अपना दर्द खनक को नहीं बता रही थी, ना ही वो किसी से कुछ भी बताने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो खनक अब सबको छोड़कर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगती और परेशान हो जाती। तो स्वीटी भी अब खनक को जानती थी कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो स्वीटी ने सोच लिया था कि बस खनक की शादी तक वो अगस्त को झेलेगी और एक बार खनक की शादी हो जाएगी तो वो चंद उसे हैंडल कर लेगा और फिर उसे उसकी याद भी नहीं आएगी। फिर खनक स्वीटी को इतना मिस भी नहीं करेगी और बाकी सब भी शायद धीरे धीरे स्वीटी को भूल जाएंगे। लेकिन अब रोज रोज के टॉर्चर से तो उसे दूर जाना ही था और ये प्यार नहीं था अगस्त का, अगस्त की वासना थी, वासना जो एकदम से हवस बनकर उस पर टूटती थी। स्वीटी यही सब कुछ अपने मन में सोच रही थी कि तभी खनक स्वीटी की तरफ देखकर बोलती है कि दी क्या हुआ है, क्या सोचे जा रही हो आप इतनी देर से। स्वीटी ने भी ना में अपना सिर हिला दिया तो खनक फिर से बोलती है कि आप भी ना मेहंदी लगवा लो ना दी, नहीं तो मैं भी नहीं लगवाऊंगी मेहंदी। तो स्वीटी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर एक मेहंदी वाली को देखते हुए बोलती है कि आप मुझे भी लगा दीजिए और फिर खनक और स्वीटी दोनों को ही मेहंदी लगने लगती है। दोनों ही मेहंदी लगवा रही थी कि तभी तन्वी और श्रेया भी वहाँ पर आ जाती हैं और उन दोनों को ही देख रही थी। तभी कुछ बंजारन वहाँ पर आ गए और शोभा जी उन्हें देखते हुए बोली कि आइए आइए आप सब भी बैठ जाइए, बस फंक्शन अभी अभी शुरू हुई हुआ है। ये सुनकर तो सब खनक
खनक के पास आ गई और एक बंजारन खनक के पास आकर एक स्वीटी के पास आकर बैठ गई और एक तन्वी के पास आकर बैठ गई। खनक अपनी मेहंदी देख रही थी कि तभी उसके बगल वाली बंजारन बोलती है कि ला छोरी, जरा सा मैं भी तो देखूं थोड़ी सी मेहंदी, कैसी लगी है तेरे मेहंदी। ये बोलकर तो उसने भी खनक का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने खनक का हाथ पकड़ा खनक को बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ। तभी वो फिर से बोलती है कि हाँ मेहंदी तो बड़ी चोखी लगे है, मैनू लागे कि थारा कसम तेनू बड़ा प्यार कर से। ये सुनकर तो खनक भी हल्के से मुस्कुरा देती है और तभी बंजारन ने खनक के हाथों को चूम लिया तो खनक से भी रहा नहीं जा रहा था। और इधर स्वीटी के बगल वाली भी स्वीटी की कमर पर अपना हाथ रखकर बैठी हुई थी और स्वीटी को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विद्या जी बोलती हैं कि क्या लड़कियों कुछ गाना नाचना होगा कि नहीं, बस ऐसे ही सूखी सूखी सी मेरी लाडो रानी की मेहंदी होगी, क्या तुम लोग कोई जरा सा भी नाच गाना भी नहीं करोगी क्या। ये सुनकर तो तन्वी भी झट से उठ गई और बोली कि हाँ हाँ आंटी जी क्यों नहीं, हम है ना। इतना बोलकर तन्वी ने भी स्वीटी को भी उठा लिया और फिर श्रेया को भी उठा लिया और फिर सब तीनों ही मिलकर डांस करने लगती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या हो पाएगी अचंत और खनक की शादी या फिर ऋषभ करेगा कुछ और धमाका, क्या करने वाली है स्वीटी, ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड।